अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहनों के लिए है, बड़ी बहनों के लिए है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछती रहती हैं कि डॉक्टर सहर चावला प्रेगनेंसी में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी हमारे पास मेडिसिन में 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। टोटल 9 महीने में हर 3 महीना एक ट्राइमेस्टर को जो है बनाता है। हम प्रेगनेंसी की जो पूरी डाइट है उसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करेंगे और हम पहले ट्राइमेस्टर की यानी पहले 3 महीनों की डाइट जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। इसको प्लीज़ ये कहना छोड़ दें कि जी बच्ची बीमार है, या लड़कियाँ ये कहना छोड़ दें कि मैं बीमार हूँ। जी नहीं, इट इज़ नॉट अ पैथोलॉजी, इट इज़ अ फिजियोलॉजी। आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं और खाने से रिलेटेड आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किस तरह से चेंज हुआ है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है, वो 30% तक 30% तक बढ़ जाता है। इसको आप कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्टेट में चली गई है। यानी अब बॉडी में प्रोटीन की तोड़-फोड़ कम होगी और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो इनटेक है वो अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा करना चाह रहा है, उसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है। इस कंडीशन को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं। और यही प्रोटीन जो है ये अपने जुज़्व की फॉर्म में, अपने अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के पास यानी फीटस में भी एंटर होती है। प्रोटीन का जो हमारे पास डिग्रेडेशन से, उसकी ब्रेक डाउन, तोड़-फोड़ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है जिस्म में यूरिया, जो कि बाद में पेशाब में एक्सक्रीट होता है, यहाँ तक कि वो बनना भी अल्लाह ताला सुभाना ताला की कुदरत है, वो कम हो जाता है। यूरिया की प्रोडक्शन, उसके लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, वो बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिस साइकिल से बनते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो ज़्यादा हो जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट बननी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आपके पास एक टर्म आपने सुनी होगी, गेस्टेशनल डायबिटीज़। बहुत सारी ख़वातीन इसका शिकार होती हैं और इसकी शुरुआत फर्स्ट ट्राइमेस्टर की लापरवाहियों से ही हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास प्रेगनेंसी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से खाने के बाद एकदम ब्लड शुगर लेवल्स नीचे जाने का भी चांस होता है, क्योंकि अब इंसुलिन जो होती है वो आपके जो सेल्स होते हैं, फैट सेल और मसल सेल, वो इंसुलिन को इतनी अच्छी तरह रिस्पॉन्सिव नहीं होते, तो वो ग्लूकोज को अंदर इतनी इजीली आने नहीं दे रहे होते, ब्लड में उसके लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को लेकर एहतियात नहीं रखते हैं तो आपको जो डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में वो हो सकती है। और एकदम से खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज नीचे जाने की शिकायत भी इसी वजह से आपके पास होती है, जिसको आप पोस्टप्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। 3 से 4 केजी फैट जो है प्रेगनेंसी में बॉडी पर एक्यूमुलेट होना, वो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। वो ज़्यादा ब्रेस्ट पर होता है, एब्डोमेन पे होता है, हिप्स पे होता है, थाइस पे होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, वो बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को भी कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि माँ के जिस्म से बच्चे को जो कैल्शियम पहुंच रहा है, उसकी वजह से कहीं माँ की हड्डियां कमज़ोर ना हो जाएं, तो आपको अपनी खुराक में कैल्शियम ज़्यादा करना है। आयरन की रिक्वायरमेंट 6 से 7 मिलीग्राम पर डे पे चली जाती है डेली, जो कि बहुत ज़्यादा है नॉर्मल आपकी रूटीन से। और जो आयरन है, क्योंकि जो माँ है उसका जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं मैटरनल आरबीसी का साइज़ बड़ा हो जाता है, और उस आयरन ने प्लेसेंटा से जाके बच्चे को भी ट्रांसफ़र होना होता है, फीटस को ट्रांसफ़र होना होता है। तो आपको अपनी खुराक में उन खानों की भी जो है मिकदार, तादाद ज़्यादा करनी है जो कि आपके पास आयरन रिच हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे कि वो कौन कौन से खाने हैं। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके पास प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास वो हार्मोन है जो कि पहले ट्राइमेस्टर में तबीयत ख़राब होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और जिस्म में पानी को रोकने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में आपके जिस्म में एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एंटी डायरेटिक का मतलब है कि पानी को निकालने से रोकने वाला हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से बॉडी में जो है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि उस वक्त की आपकी
बॉडी की प्रेगनेंसी की ज़रूरत है। अगर आपका BMI जो है वो नॉर्मल है, यानी वो 20 से 25 के करीब है, तो प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वज़न आपका बढ़ना चाहिए और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप ओबेसिटी और मोटापे की कैटेगरी में आती हैं और आपका BMI जो है वो 30 से ऊपर है, तो 7 किलो से ऊपर वज़न आपका प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आप अंडरवेट हैं, 19 से नीचे आपका BMI है, तो 18 से 20 किलो तक आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। वज़न अगर आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से घट रहा है, उसका क्या मतलब हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल अलग वीडियो होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं पहले 3 महीनों की खुराक पर। 75% ऑफ खवातीन हमारे पास वो हैं जिनको खाते हुए मतली होती है, नौजिया होता है, क्योंकि जिस्म में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, खास करके प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, तेजाबियत का खवातीन बहुत शिकार होती हैं, गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं और वो खा नहीं पाती। रूल नंबर 1, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट। इट्स ओके अगर पहले ट्राइमेस्टर में आप 3 से 4 किलो वजन लूज कर भी ले, यू विल गेन इट बैक इन द सेकंड ट्राइमेस्टर। चौथे महीने से जब आपके ये हार्मोनल चेंजेस थोड़ी सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, आपका नौजिया रिलीव होना शुरू हो जाएगा, आपकी खुराक भी वापस आ जाएगी। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके पास ये है कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली ऑन द डे। दिन में आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगी, उतने ही दिन के घंटे, उतने ही दिन का टाइम आपके पास ज़्यादा होगा कि आप अपनी मील ज़्यादा ले सकें और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी कर सकें। आपको जो आपके सप्लीमेंट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त आपको फॉलिक एसिड कहा होता है। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल तो आपने ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बहुत हाइड्रेटेड रहना है। और अच्छा है कि अपनी हाइड्रेशन वाली बॉटल में अगर आप लेमन वगैरह भी डाल लें, जो लेमन होता है ना, ये बड़ी खूबसूरती से आपकी बॉडी के pH को, तेजाबियत को और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करता है। और नौजिया रिलीव करने के लिए तो आपके पास बहुत अच्छा है ही। दिन में 3 बड़ी मील्स मत लें, ज़बरदस्ती अपने आप को टेंशन में मत डालें कि मैंने नाश्ते में 2 पराठे बैठ के और 2 अंडे खाने और 7 दूध का ग्लास लेना है। जी नहीं, अपनी मील्स को आप छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर दें और उनको दिन में फिक्स्ड आवर इंटरवल पर रखें, ताकि आपकी बॉडी को पहले 3 महीनों में आदत हो जाए, आपकी बॉडी प्रोग्राम हो जाए कि उसने इतनी देर बाद ही आपकी बॉडी में मील लेनी है। जिन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है और जिन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मतली हो रही है, बहुत गर्म खाना मत खाइए, क्योंकि गर्म खाना खाने से, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना मत खाइए, क्योंकि ऐसा खाना खाने से आपकी बॉडी में जो नौजिया की फीलिंग है, जो मतली की फीलिंग है, जो उल्टी की फीलिंग है, वो बढ़ती है। जब बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा हो जिन दिनों, उन दिनों थोड़ा रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ब्लैंड, थोड़ा कोल्ड खाना जो है उसको आप प्रेफर करें। इसके अलावा स्नैकिंग का ध्यान आप ज़रूर रखें। जब आप स्नैकिंग का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी स्नैक्स का, वो क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं, उसको रेगुलेटेड रखते हैं। और जब ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहते हैं, अच्छे आपके पास लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ, जो ब्लड में ग्लूकोज एकदम से राइज नहीं करते, तो आपकी और आपके बेबी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स तो पूरी रहती ही हैं। आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ से भी महफूज रहती हैं। अगर आपका नौजिया और वॉमिटिंग कंट्रोल करता है, इजाज़त देता है, आपने कोशिश करनी है कि दिन में आपके पास 3 से 4 सर्विंग्स फलों की ज़रूर हो, जिसमें कम से कम 1 सिट्रस फ्रूट जो है वो ज़रूर शामिल हो। फ्रूट जूस का दिन में 1 से ज़्यादा कप लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्रूट जूस लेते हैं, आप फ्रूट का सारा फाइबर निकाल देते हैं और आप उसका पल्प, आप उसका शुगर ले रहे होते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल अफादियत आप इतनी नहीं लेते हैं, बल्कि शुगर कॉन्टेंट आप ज़्यादा ले लेते हैं। फ्रूट जूस के इस्तेमाल से मैं आपको मना नहीं करी, लेकिन कोशिश करें कि दिन में आप 3 से 4 फ्रूट की वैसे सर्विंग्स लें, और अगर फ्रूट जूस का दिल करता है तो 1 कप ले लें। आप वेजिटेबल सर्विंग्स भी आप कोशिश करें आप 3 से 5 लें। और आपने हरी सब्जियों वाली सर्विंग्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन सी होता है, उनमें फोलेट होता है। पहले 3 महीनों में बच्चे का न्यूरल ट्यूब बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, और जो फॉलिक एसिड होता है वो न्यूरल ट्यूब बनाने के काम आता है। इससे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी पहले 3 महीनों में आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो मैंडेटरी, उसको ज़रूरी करार देती है। बल्कि बहुत सारी खवातीन जो कंसीव करना चाह रही हूँ, उनकी गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट तो उसी वक्त से उनको कह देते हैं कि आप फॉलिक एसिड लेना शुरू करते हैं। 2 से 3 आपने डेयरी की सर्विंग्स, चाहे दूध हो, दही हो, चाहे चीज़ हो, ये आपने अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। अंडे आपने दिन में 2 ज़रूर इंक्लूड करने हैं। वेल कुक्ड क्यों, ये भी हम आगे जिक्र करेंगे। और आपके दिन में ग्रेन्स की 6 सर्विंग्स छोटी छोटी इंक्लूड होनी चाहिए, और उसमें से 50% आपके पास होल ग्रेन होना चाहिए, यानी वो आपके पास ये सफ़ेद आटा, बेकरी, पास्ता और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, उन खवातीन को मैं एड्रेस करना चाहूँगी जो अपने लिए हेल्दी स्नैक्स ढूंढ रही हैं। आप मिल्क पर स्नैक करें, आप दूध पर स्नैक करें। आप बेशक दूध के दिन में 2 से 3 कप पिएं। अगर आप उसको खाली दूध को अपनी ओनली डेयरी सर्विंग जो है उसको समझ के दिन में इंक्लूड करना चाह रही हैं, आप नट्स पे स्नैक करें, आप सेलरी स्टिक्स लें, आप उनको पीनट बटर के साथ इंजॉय करें, आप होल ग्रेन ब्रेड्स लें, होल ग्रेन क्रैकर्स लें, आप उसको एवोकाडो के साथ यूज़ करें, आप उसको शामी कबाब के साथ यूज़ करें, आप उसको वेल कुक्ड एग्स के साथ यूज़ करें, आप लो फैट योगर्ट ले सकती हैं, आप फुल फैट, आप फुल क्रीम योगर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी आपके पास बहुत अच्छे स्नैक हैं। आप वेजिटेबल सूप्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, आप कॉर्न एंड स्वीट पोटैटो सैलेड का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो खवातीन जो ऑलरेडी प्री डायबिटिक हैं, जो थोड़ी ओबेसिटी की तरफ हैं, या जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ हो गया है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने स्नैक्स और अपने नाश्ते में जौ का दलिया इंक्लूड करें फुल फैट योगर्ट के साथ, और उसके साथ आप केला और बेरीज शामिल करें। उसकी रीज़न आपके पास ये है कि जो फुल फैट आपके पास होता है वो खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल रखता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एकदम से बढ़ाता नहीं, ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। बनाना हमने इस खाने में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जो आपके पास जौ का दलिया है और जो दही है वो दोनों आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो रखते हैं। तो बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो अगर आप साथ बनाना शामिल करेंगे तो वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मीनवाइल जो ओट है और जो फुल फैट योगर्ट है या फुल फैट मिल्क है वो आराम आराम से डाइजेस्ट होगा। बेरीज भी आपके पास इसी तरह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं और वो भी आपके पास उन खवातीन के लिए जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। वर्किंग वुमेन हमें जो हैं वो सैंडविचेस का इंतखाब कर सकती हैं, अपने पास रेडीमेड, अपने पास अच्छे होल ग्रेन नट क्रैकर सैंडविचेस, योगर्ट्स, अपने पास बनानास ले सकती हैं, एप्पल्स ले सकती हैं। इसके अलावा वो खवातीन जिनको नौजिया होता है आपके पास, आप पॉपकॉर्न्स पर स्नैक कर सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो पॉपकॉर्न्स है आपके पास वो बटर में और फैट में लो हों, क्योंकि जो बटर और फैट होता है वो आपका नौजिया बढ़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास पॉपकॉर्न में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉपकॉर्न में मौजूद जो सॉल्ट है, वो आपके पास नौजिया और वॉमिटिंग को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मीज़ो सूप, वो लोग जो मीज़ो सूप से फेमिलियर हैं, मीज़ो सूप आपके पास उसमें आपके पास टोफू होता है जो कि एक प्रोबायोटिक है, जो कि एक प्रोटीन का सोर्स है, फिर उसका सॉल्टी टेस्ट है, तो ये नौजिया के लिए बहुत अच्छा है। और आपके पास जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं वो नौजिया को रिलीव करने में आपके पास बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसी तरह आप दही भी ले सकते हैं जिनको नौजिया की शिकायत है, क्योंकि वो भी आपके पास प्रोबायोटिक है। नौजिया की शिकायत वाली खवातीन जो है हमारे पास, क्योंकि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, इससे ये बात बार बार डिस्कस हो रही है, वो ग्रीन स्मूदीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। विटामिन सी और फोलेट जो कि पहले 3 महीनों में आपको चाहिए वो तो उसमें है ही, उसमें साथ आप थोड़ा सा लेमन और कभी कभी जिंजर। डेली आपने जिंजर यूज़ नहीं करना, कभी शाज़ नादिर अगर आप जिंजर उसमें यूज़ करते हैं तो उसमें विटामिन B6 होता है, जो कि स्पेशली विटामिन B6 को रिकमेंड किया जाता है उसके सप्लीमेंट्स को टू रिलीव यानी निजात दिलाने के लिए फ्रॉम द नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम आ जाते हैं इन चीज़ों की तरफ कि किन चीज़ों का आपने इंतखाब नहीं करना है जो डेंजरस हैं या जो आपको मिसकैरेज की तरफ लेके जा सकती हैं। इसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपको नॉजिया और वॉमिटिंग हो रही है तो उस टाइम सफ़ेद ब्रेड इज़ बेटर देन होल ग्रेन ब्रेड, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उसमें वाइट शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, वाइट कार्ब होता है, जो कि आपके पास शुगर एकदम से रेस करता है, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस टाइम आप वाइट ब्रेड का इंतखाब कर सकते हैं। ये तो थोड़े से टिप्स थे आपको बताने के लिए कि आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में अपना वार्म अप किस तरह करना है। याद रखिएगा कि खुद को स्ट्रेस आउट नहीं करना, हाइड्रेटेड रहना है, छोटी छोटी मील्स लेनी है, और इन जब सारी जो खुराकें हैं जिनकी मैंने एक आपको रिकमेंडेड नंबर ऑफ सर्विंग्स बताई हैं, ये आपने लेते रहना है। किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो फीटस को ठीक तरह बनने से रोक सकती हैं, बच्चे में प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, मिसकैरेज कर सकती हैं, इसके लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।